एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो ये सेशन होने वाला है, संडे का एक नया और स्पेशल सेशन होने वाला है। ये हर संडे को आता रहेगा और ये हमारे हैं गुरुजी प्रणाम। ये हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते रहे, हमको पढ़ाए भी हैं और हर तरीके से जो है मोटिवेट भी करते रहते हैं। अगर कोई काम हमको करना होता है तो इन्हीं लोगों से, मतलब एक दो सर और हैं, इन्हीं लोगों से सलाह लेकर हम उनका उस कार्य को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ये होता है कि जैसे ये लोग बाहर रहते हैं तो हर संडे को ये आते हैं और इनसे जो होती है बातचीत हम लोगों की होती रहती है। अब जब बातचीत होती है तो हम सोचे कि इन चीज़ों को क्यों ना आप लोगों के समक्ष रखा जाए, जिससे आप भी इन चीज़ों से लगातार लाभान्वित होते रहें और आपकी जो समस्याएं हैं वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ते रहिए। जैसे मान लीजिए आज का ये वीडियो है, अब क्या कीजिएगा कि जो आपकी समस्या है उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा और उन चीज़ों को अगले संडे में पिकअप कर लूँगा। ठीक है। और उन सारी चीज़ें के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उन चीज़ों का समाधान ढूंढेंगे। ठीक है। तो सर, पहले आप। सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत है। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। और जैसा कि अभी आपके गुरुजी ने बताया ही कि आपके मार्गदर्शन के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपका भविष्य आपका इस तरह उज्जवल हो कि आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों। तो कोई भी समस्या हो, आप उसको अपने चैनल पर अपने कमेंट में आप सेंड करेंगे और जैसे भी जो भी समस्या होगी उसके रिस्पेक्ट में हम समाधान करते रहेंगे। कुछ एक समस्या जो लेकर आए हैं आपके सर लेकर आए हैं आज के लिए, उनके लिए मैंने कहा ठीक है, संडे वार्ता के लिए हम समय निकालते हैं और फिर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। जो जनरल आज की कुछ समस्याएँ हैं, छोटी मोटी समस्याएँ, उस पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। जी सर, जैसे कि ज़्यादा कॉमन समस्या सभी बच्चों के साथ में आती है कि उनको पेपर में दे दिया जाता है कि इस क्वेश्चन को जो है 200 वर्डों में या 500 वर्डों में आपको इसको लिखना है। अब वो इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको गिनकर हम 200 पूरा करें या फिर लगभग लगा दिया जाता है एक तो अब बिल्कुल। 200 से कम रहे या 200 से ज़्यादा रहे, उनको गिने कैसे, उनको अनुमान लगे कि 200 वर्ड हो गए या 500 वर्ड हो गए। तो ये समस्या आती है। आप इसके ऊपर कुछ जो बिल्कुल, है। बिल्कुल। मैं ज़्यादा डिस्कशन इस पर ये करना चाहूँगा कि मैंने खुद फ़िज़िक्स में मैं पीजी हूँ और इसलिए मैं सारी बातें मैं बता देता हूँ। मैं इस समय पीजीटी फ़िज़िक्स के रूप में कार्यरत भी हूँ। तो हम लोगों ने भी जैसे नोट्स लिखे हैं या हम लोगों ने जिस तरीके से आंसर्स किए हैं कॉपी में, किस तरीके से लिखा गया है आंसर शीट को, और यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत अच्छा मार्क भी रहा है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हों, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आंसर कर रहे होते हैं तो आंसर करने के दौरान बच्चों को ये सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपका जो प्रभाव है वो एग्जामिनर के ऊपर पड़ना चाहिए। ठीक है। उस कॉपी को, उस जो आंसर शीट है आपकी, उस आंसर शीट को बहुत प्रभावशाली तरीके से आपको व्यक्त करना है। यानी जैसे ही वो आपकी कॉपी ओपन हो तो आपका परिचय आपके लिखावट से, आपका परिचय आपके प्रभाव से, आपके वे ऑफ आंसर स्किल से ही वहाँ पर देखा जाता है। ना कि वहाँ पर आपका कोई परिचित होता है, ना कि आपका कोई नाम वहाँ देखता है, ना कि आपका कोई सरनेम वहाँ पर देखता है। तो कुल मिलाकर आपका टैलेंट वहाँ जज किया जाता है। ठीक है। कौन टैलेंट जज कर रहा होता है? जो परीक्षक होता है, जो वहाँ पर एग्जामिनर, जो चेक करने वाला कॉपी है, देख रहा होता है। अब आप शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यूज जैसे पैटर्न के क्वेश्चन पेपर अलग अलग वर्ड्स में आते हैं कि इसका 50 वर्ड है, इसका 10 वर्ड है, इसका 200 है या इसका 500 है। तो कोई बैठ करके इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता है। अगर आप बैठ करके कैलकुलेट करेंगे तो आपका समय लॉस होगा। उसके लिए सबसे पहले ये दिमाग में रखिए, मैं एक बहुत साधारण तरीका आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले वो सेक्शन जिसमें, जैसे सेक्शन ए बी सी में सारे क्वेश्चन पेपर डिवाइड होते हैं, ए बी सी डी जिसमें भी अलग अलग हैं, तो आप कोई एक सेक्शन लीजिए जो सेक्शन ज़्यादा वेटेज का हो। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सेक्शन बी सेक्शन सपोज करिए 30 मार्क का है और ए सेक्शन 10 मार्क का है और उसके बाद डी सेक्शन हमारा 15 मार्क का है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको 30 मार्क वाला सेक्शन पहले लेकर चलना है। अब उस 30 मार्क वाले सेक्शन में हो सकता है 50-50 वर्ड के या 100-100 वर्ड के क्वेश्चन हो सकता है 200-200 वर्ड के आंसर करने हो। तो आपको ये फोकस करना है कि इसमें जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप एक बार तैयारी किए रहेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि इसमें बनने वाले क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड के हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड ये हो सकता है कि भारत का इतिहास
क्या है, भारत का इतिहास बताइए केवल। तो भारत का इतिहास कोई लिखने बैठ जाए तो वो तो पूरा 30 और 35 पेज की कॉपी भी लिख सकता है, केवल इतिहास अगर लिखना शुरू करे। लेकिन इसके अलावा अगर ये देखा जाए कि भारत को के इतिहास को एक सीमित शब्दों में व्यक्त करिए, तो आप ज़रूर मिडवेल क्या है, एंशियंट क्या है, मॉडर्न क्या है, उस इतिहास के रिस्पेक्ट में आप तीनों को कैटेगराइज करोगे और फिर उनके रिस्पेक्ट में आप अपनी बात को 1 पेज तक लिखोगे। क्योंकि आपको ये देखना है कि हमारे पास 3 आवर्स हैं, हमारे पास 2 आवर्स हैं, हमारे पास जो मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है उसमें हमारे सारे पेपर्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो आपका 1 पेज लगभग कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि अगर हम 2-2 पेज 3-3 पेज लिखते हुए जा रहे हैं, तो 2-2 3-3 पेज लिखने के बाद ऐसा अगर हो रहा है कि समस्या ये हो रही है कि आप अगला एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा आ रहा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया हो सकता है कि आपको इतिहास के बारे में बहुत अच्छा आ रहा हो सकता है आने वाले कुछ और क्वेश्चंस के बारे में उतना बढ़िया ना हो। तो आप पहले उस सेक्शन के पहले क्वेश्चन को 3 पेज में सॉल्व कर दोगे, 4 पेज में सॉल्व कर दोगे, लेकिन उसके बाद होगा क्या कि आने वाले क्वेश्चन में जिसके पास कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए 3 पेज कहाँ से लेकर आओगे, समझ रहे हैं ना। तो उसे ये इंप्रेशन ये जाएगा कि मतलब आपके पास अभी क्या था, अभी पहले वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट था, आप 2 पेज लिख दिए। उसी सेक्शन के दूसरे वाले तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए कंटेंट नहीं है तो उसको आधे पेज में आप लिख कर छोड़ दिए, तब इसका प्रभाव जो है गलत जाएगा। तो आप ये करेंगे, पहले फोकस ये करेंगे कि उस सेक्शन के आप क्वेश्चन लीजिए, 200 वर्ड में लिखने हैं तो 1-1 पेज लिखना है, तो 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को आप 1-1 पेज में सॉल्व करोगे। सबसे पहले ये बात हो गई। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करते समय ये दिमाग में रखना होता है हमें कि डिटेल में हमें देना होता है, मतलब लास्ट में रखना। मेरे हिसाब से तो यही है कि उसको लास्ट में रखना और इस तरीके से रखना कि मेरे पास जितना नॉलेज इस कंटेंट के लिए है मुझे सब झोंक देना है। लॉन्ग आंसर का मतलब यही होता है। और कोई भी यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है तो लॉन्ग आंसर में 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देती है किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो उसके लिए आप पहले ये वेटेज वाले सेक्शन को कवर कर चुके होंगे, MCQs वेरी शार्ट कवर कर चुके होंगे। उसके बाद जब आप लॉन्ग वाला शुरू करेंगे तो लॉन्ग के लिए आपके पास टाइम होगा कि हाँ मेरे पास 30 मिनट है और इस 30 मिनट में मुझे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10-10 मिनट का टाइम आपके पास है। अब 10 मिनट आप अपना ताकत लगाओ। 10 मिनट में आप 2 पेज भर पा रहे हो, आप 3 पेज भर पा रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। 500 पेज 500 वर्ड अगर उसने बोला है तो ऑब्वियस सी बात है आप 2 से 3 पेज में जा रहे हो, आराम से जा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास मैटर नहीं है तो आप वहाँ पर कहानियाँ नहीं लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर ये दिमाग में रखो कि इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। पहली बात तो ये जानूं कि अगर क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हो तो उसका तो वैसे नंबर डिलीट हो जाता है। यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारे जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें तो छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइम उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसको आपको अटेम्प्ट करना है। हाँ, हो सकता है पार्टिकुलर एग्जैक्टनेस आप ना दे पाओ तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन करोगे। ओके, ये है, ये तरीका है। और भी कोई इससे रिलेटेड अगर वीडियोस में आपको दिक्कत होती है तो सर से आप मैसेज डालिएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन इन लोगों का क्या था या अगला कुछ जिस पर डिस्कस किया जाए? ऐसा कहते हैं ये लोग कि मतलब जैसे मान लीजिए कि पेपर देने गए, तो पेपर देने जब जाते हैं तो इनको आपने ये तो चीज़ क्लियर ही कर दी इसी के साथ में ही कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। आपने पहले ही बता दिया कि शॉर्ट आंसर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इन लोगों का प्रश्न ये आता है कि सर जैसे ये हेडिंग वाले को लेकर के कि हेडिंग किस टाइप की होनी चाहिए, हेडिंग बना के लिखना चाहिए कि बगैर हेडिंग के लिखना चाहिए, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा जो है देखिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप जितने भी पेपर होते हैं उसमें मोस्टली जितने पेपर होते हैं उनका सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हमें प्रस्तावना देना होता है, एक भूमिका जिसको हम कहते हैं। जैसे मान लिया हम बहुत कुछ जानते हैं कि हमारे भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, हम अपने देश के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि इसमें 4 तरीके के तो वेदर ही अपने यहाँ है, जाड़ा गर्मी बरसात है, पतझड़ है, ठीक है, आप बहुत कुछ जानते हो। लेकिन अगर इसके बारे में लिखना हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो यही लिखोगे कि हमारे मौसम, हमारे वेदर में यानी भौगोलिक परिस्थिति में पाए जाने वाले मौसम के भाग। अब ये हेडिंग किए आपने, अब उस हेडिंग के अंतर्गत चीज़ें लिख रहे हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, तरीका ये भी होता है कि वो कंटेंट को अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को ईजिली 2-3 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके क्या करते हैं, हेडिंग को तैयार रखते हैं। तो जब वो हेडिंग को तैयार रखते हैं तो क्या होता है, उनको पार्टिकुलर वो हेडिंग डाल दे। इन केस आप मिस कर गए तो उससे रिलेटेड चीज़ें
जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप डिस्क्रिप्शन में डाल रहे होंगे, तो पार्टिकुलर कोई भी आप बस ये हो कि ऑलमोस्ट रिलेटेड हो, लेकिन अगर चीज़ें पॉइंट में एक्सप्लेन की जाएं, मेरी बात ये ध्यान रखिए, नंबर पाने का तरीका, चीज़ें पॉइंट में एक्सप्लेन की जाएं, पार्टिकुलर किसी हेडिंग में एक्सप्लेन की जाएं, तो उसका वेटेज, उसका हमेशा मार्क अच्छा मिलेगा। क्योंकि कोई एग्जामिनर बैठ करके कोई 1 घंटे की थ्योरी हो सकता है ना पढ़ पाए, लेकिन उस पार्टिकुलर आउटलाइन पर उसकी निगाह जरूर जाती है। आउटलाइन में किसी महापुरुष के विचार अगर आप जानते हो, या किसी का बड़ा कोटेशन उससे रिलेटेड जाते हो, जैसे शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड पियाजे ने कोई सिद्धांत दिया है, या कीरो ने कुछ बताया है, या अरिस्टोटल की कोई फैलेसी है, तो आप उसको लिखते समय अंडरलाइन करो कि उनके अनुसार, ठीक है। तुरंत दिमाग जाएगा, जो भी चेक कर रहा होगा कॉपी हो जाएगा, और वो तुरंत देखेगा कि हाँ आपको योग्यता है, तब आपने इसको एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज उसको जल्दबाजी में आपने किसी भी वन से लिख दिया, तो उसे लगता क्या है कि हाँ हो सकता है आपने बना कर लिखा हो, अपने हिसाब से उस पर कंटेंट ना दे पाए हो, तो उस पर नंबर कम हो जाता है। जी सर, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि हेडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल होती बिल्कुल है। बिल्कुल। और तीसरा नंबर इन लोगों का ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि सर सब्जेक्ट को लेकर के कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा, एजुकेशन लें, हिंदी लें, हिंदी लिटरेचर? ये हाँ, सबसे बड़ा, देखिए पहली तो बात मैं इस वीडियो के बाद ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपका ये सवाल उठेगा ही नहीं मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ। आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, पहली बात तो ये जानो। जितने भी श्रोता, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो इतना दिमाग में अपने आप पर भरोसा रखें कि आप खुद का ऑब्जर्वेशन, सबसे बड़े गुरु आप खुद हैं। उसके बाद कोई आपको, जैसे सर हैं, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम लोग गाइड कर सकते हैं। आप अपने मनोभावों को सुनो। स्कोप को लेकर अगर बात की जाए तो खासकर जो ए क्लास, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आईएएस की परीक्षा देने आप जाते हो, एक सब्जेक्ट जो आपको लेना होता है तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदी ले रहे हो, कि एजुकेशन ले रहे हो, कि संस्कृत ले रहे हो, कि इंग्लिश लिटरेचर ले रहे हो। उसमें आपके पास ऑप्शन साइंस से लेकर लिटरेचर के सारे होते हैं। आप किस में अच्छा कर सकते हो पढ़ते समय, पीजी करते समय, खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब जैसे एमए आप कर रहे हो तो मास्टर ऑफ आर्ट, आप उस सब्जेक्ट के मास्टर होने जा रहे हो, ठीक है। जैसे हम फिजिक्स में एमएससी कर रहे थे, उस दौरान हमें ये पता था कि हमें फिजिक्स में कुछ छोड़ना नहीं है, तो उससे रिलेटेड क्लास 10 से 9 से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें मेरी ड्यूरिंग स्कूलिंग छूट भी गई होंगी, तो फिर मुझे, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था और उसमें हमें बनाना भी है, इसको मेंटेन करना है, तो हमने फिर से 8th क्लास 7th क्लास से भी एनसीईआरटी उठाया होगा, और समय समय पर उसको मैंने एनसीईआरटी से लेकर के और स्कूलिंग के टाइमिंग की चीज़ें भी पढ़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम मास्टर हो रहे हैं। तो पहले तो जिसमें इंटरेस्ट हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें स्कोप ना हो। हिंदी लिटरेचर हो, उसमें भी आप बहुत आईएएस से, पीसीएस से, मतलब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तमाम आप जानते ही हैं पूछा जा सकता है, तो स्कोप सब में बराबर है। अपना इंटरेस्ट चूज करो और कहाँ से रिलेटेड क्वेरीज आप ज़्यादा कर सकते हो इसको देखो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज करो। हाँ, हम लोग ये सेशन ज़रूर कभी लेकर आएंगे कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से, ये तो आज के वीडियो का पार्ट नहीं था, लेकिन कभी हम लोग इस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट लें तो कौन कौन से फील्ड में हम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपका अभी मैं इतना बोलना चाहूँगा, जिसमें ज़्यादा प्रॉपर इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, वो सब्जेक्ट आप मास्टर्स में चूज कर सकते हो। जी सर। और सर एक क्वेश्चन और है कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो इस चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं और बीएचयू में जो है उनका एडमिशन हो गया है, इस बार हुआ है, कुछ लोग सेकेंड ईयर में भी हैं, तो वो कह रहे हैं सर जैसे सेमिनार होता है वहाँ पे, हाँ। तो सेमिनार मान लीजिए एजुकेशन से हैं, तो वो कौन सा टॉपिक अपने लिए तैयार करें, क्या जो हम उनको बताएं वो तैयार करें या अपने हिसाब से? सेमिनार मीन्स सर टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस एनी टॉपिक in front of too many student, too many candidate। ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार या किसी भी चीज़ के बारे में जब अपने आप को एक्सप्रेशन करना आएगा, तो उसको तैयार करने के लिए वो टॉपिक्स लेना होता है हमें, जिस टॉपिक पर हम खड़े होकर के किसी को पढ़ा सकें। बस यही चीज़ जानो कि आप वो टॉपिक चूज करो कि आप, और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको सामने बिठा दो और आप सामने खड़े हो जाओ और उस चीज़ को एक्सप्रेस करो। आप बोलो कि मैं इसको बोलने जा रहा हूँ, मैं इस टॉपिक पर मैं कुछ 40 मिनट, 50 मिनट, आधे घंटे का मैं लेक्चर करने जा रहा हूँ,
हूँ, देखो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ या नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। हमें चीज़ों को शुरू जब करना होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके लिए हमें बहुत बड़ा स्टेज ही मिल जाए। चीज़ें शुरू बहुत इनिशियल स्टेज से भी होती हैं, जीरो लेवल से शुरू होती हैं। तो आप सेमिनार के लिए तो बिल्कुल परेशान ना हो, पढ़ते हुए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सेमिनार से एक ऐसा टॉपिक कि हमें सपोज करिए कि फिलॉसफी आप पढ़ रहे हो और फिलॉसफी में आपका बौद्ध दर्शन आपका बहुत तैयार है, ठीक है। अब आपको अगर महात्मा बुद्ध में इंटरेस्ट है तो महात्मा बुद्ध के किसी भी दर्शन को, बौद्ध दर्शन को लेते हुए आप उनके किसी भी रिलेटेड बायोग्राफी से एक्सप्रेशन करना जब शुरू करोगे तो सेमिनार तो क्या, आप कहीं भी स्टेज पर खड़े होकर डिबेट्स में भी, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यू आर रिप्रेजेंटिंग। सेमिनार इज अ प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू जज योरसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू एनी रिगार्डिंग टॉपिक। वो आपको जज करना चाहता है, तो आप ऐसे टॉपिक हमेशा चूज करो जिस पर आप एक्सप्रेशन अच्छा कर सको। ये सेमिनार का तरीका होता है। जी सर। और एक आखिरी प्रश्न है जो ज़्यादातर पूछा जा रहा है, क्योंकि जो है अभी इस बार का जो एडमिशन है काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ, अभी भी एडमिशन हो रहा है BHU वगैरह में, या काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में देखो अभी भी हो रहा है। और अभी तक अगर एडमिशन हो रहा है तो वो अभी एडमिशन ले रहे हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। जल्दी ही एग्ज़ाम भी इन लोगों का करवाया जाएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना ये टाइम टेबल इशू कर चुकी हैं, लेकिन अभी कुछ हैं जो पीछे हैं। तो अब इन लोगों को कम समय में, जैसे अब MA कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, तो मतलब एक बड़ा वो लेकर के चलना पड़ता है। तो कम समय में क्या, कैसे कुछ रणनीति अपने हिसाब से बताइए जो अपनाएं और कम समय में अच्छी तैयारी करें और नंबर अच्छा गेन कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा उस जिस पार्टिकुलर पाठ्यक्रम में आप हों, सिलेबस में हों, उनके अनुसार पेपर, पिछले साल के कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप देखें कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है, और उस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें। आप जब पढ़ रहे होंगे, आपके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपने एग्ज़ाम आइडियाज़ से लेकर के और कुछ ना कुछ वो देते हैं, कंटेंट पेपर देते हैं, ठीक है, इजी नोट्स जैसे आते हैं वो, तो वो कम समय में तैयार करने का एक साधन होता है, क्योंकि बुक पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बुक हो तो आप सिलेबस लें, सिलेबस से आप बुक लेकर बैठें, सिलेबस का टॉपिक लें और उस एक हाइलाइटर लेकर बैठें और उस टॉपिक को हाईलाइट करते चले जाएं, और इस तरीके से हाईलाइट करें कि इसको हमें छोड़ना नहीं है। और 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करें और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयार करते चले जाएं। आपका एक्सप्रेशन बढ़िया दें, अच्छी लिखावट में, और थोड़ा तेज़ स्पीड से लिखने का भी, जिस तरीके अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर हो, MCQs में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में तो आप लिखावट भी प्रैक्टिस को मतलब थोड़ा मेंटेन करें अपने स्पीड को भी, और इस तरीके से आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर। और एक क्वेश्चन छोटा सा ये है कि जैसे कि सभी लोग पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हाथ दर्द करना, ठीक है, या उबन होने लगती है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, जैसे मान लीजिए 500 वर्ड में तो एक क्वेश्चन तो रहते नहीं, मिनिमम 2 क्वेश्चन रहते हैं, मैक्सिमम 3 हो जाते हैं लॉन्ग वाले में। शॉर्ट वाले में 5 होते हैं, और उससे भी जो वेरी शॉर्ट होता है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, हाथ दर्द करने जैसी समस्या आ जाती है, या उबन टाइप की होने लगती है कि भाई अब इतना तो लिख चुके हैं, आगे क्या लिखें, ये सारी समस्याएं थी। तो इसको कैसे दूर किया जाए, क्या इसके लिए कोई उपाय है कि मतलब दूर कर सकते हैं? सर ऐसा है कि जब लक्ष्य हमारे सामने होता है ना, और जब हम ये होता है कि नहीं अब हम बहुत ज़्यादा गेन करने जा रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करना होता है, तो ये छोटे मोटे दर्द तो सहने ही पड़ते हैं। और ये रही बात उबन की या हाथ दर्द की, तो ये बहानेबाजी बेटा कोई सुनने वाला नहीं है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना ही है। और गिरते ही सहसवार है मैदान जंग में, ठीक है, और वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, किसी ने कहा है। तो अगर आप मैदान जंग में आए हैं तो गिरना उठना ये तो लाजमी है। थोड़ा बहुत हाथ दर्द हो रहा है, इसलिए हो रहा है, उबन इसलिए हो रही है कि 3 घंटे बैठने का प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे बैठने का प्रैक्टिस नहीं है। आप सीधा एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं बहुत कुछ जो है हम हाथ दर्द हो रहा है। प्रैक्टिस बनाओ अभी से, 1-2 घंटे 3 घंटे की 10-15 दिन अगर प्रैक्टिस बनाए रखोगे बैठकर पढ़ने की, लिखने की, तो वहाँ पर इस तरह की कोई समस्याएं नहीं होंगी। डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में ही जाकर कोई आपको पेन पकड़ा दे और 3 घंटे लिखने को बोल दे तो ऑब्वियस सी बात है हाथ दर्द करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपकी सारी समस्याएं समाधान होंगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और
सर एक चीज़ तो स्टार्टिंग में ही छूट गई, आपका परिचय जो है ये नहीं हो पाया इन लोगों के साथ जो बस है। मैं आता रहूँगा। मैं केसी शुक्ला और मैं पीजीटी फिजिक्स हूँ। मैं एमएससी मास्टर हूँ भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में। इसके अलावा बीएड, टेट्स, सीटेट, ये सारी डिग्रीज नॉर्मल हैं। एजुकेशन में हूँ, बच्चों के साथ में ही रहता हूँ और प्रॉपर आपके साथ हूँ। और आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल हो। अगर आप मास्टर्स में हो, ऑब्वियस सी बात है, टीचिंग में आना चाहते हो तो इस पर हम मार्गदर्शन कभी भी करते रहेंगे। बस इतना सा छोटा सा परिचय है। बाकी आप भी परिचय बना रहे हो, हम भी परिचय बना रहे हैं, ऊपर वाला और परिचय बनाता बना जाएगा। रहे हैं। जी जी सर, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ये हर संडे जो है होता रहेगा। और टीचर वगैरह जो है जितने मेरे साथ जुड़े हैं और जो अच्छे अध्यापक हैं, मैं उनको बुलवाता रहूँगा। और क्योंकि हर संडे को सभी लोग इकट्ठे होते हैं, हो सकता है कभी सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, त्योहार के मौसम हाँ में हाँ, ऐसा हुआ तो साथ में डिबेट करेंगे उस चीज़ को। आप अपना क्वेश्चन जो है, मान लीजिए आप जिसे लोग जिस भेज जिस चीज़ों सकते की हैं, बिल्कुल। समस्याएं आती हैं उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। उन चीज़ों को अगले संडे में जो है क्या कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा और उनके ऊपर चर्चा कर ली जाएगी। आपकी सारी समस्या का समाधान यहाँ पे किया जाएगा। तो ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।